चलो फिर आज मैं अगला तुम्हारा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मशीनिंग का, जो है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन उसमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राइंडिंग का। तो ग्राइंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग तुम्हारा क्या होता है, ग्राइंडिंग तुम्हारा हाईएस्ट कटिंग स्पीड होता है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्टिव में कि बताएं कि ग्राइंडिंग जो है, तो ग्राइंडिंग में हाई स्पीड किसमें ज़्यादा होता है, तुम मुझे बताना होगी। ग्राइंडिंग में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड तुम्हारा होता है कटिंग स्पीड। हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन कटिंग एनर्जी, मतलब जो पर यूनिट जो इसमें एनर्जी लगता है वो सबसे ज़्यादा किसमें लगता है, ग्राइंडिंग में लगता है। हाईएस्ट स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी ज़्यादा लग रहा है तुम्हारा क्या होगा, पावर सबसे ज़्यादा किसमें लगता है, ग्राइंडिंग में लगता है। उसके बाद इसमें तुम्हारा एक याद रखना, जो सबसे लो एनर्जी होता है वो किसमें यूज लगता है, सॉरी, लो कटिंग स्पीड जो हम यूज़ करते हैं, हम ये जो होता है कि इस पूरे मशीनिंग में सबसे लो कटिंग स्पीड किसमें होता है, तुम्हारा ब्रोचिंग में। सबसे कम क्या होता है तुम्हारा, ब्रोचिंग में। और सबसे ज़्यादा किसमें एनर्जी यूज होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, हाईएस्ट ग्राइंडिंग में। एनर्जी सबसे ज़्यादा तुम्हारा ग्राइंडिंग लेता है। और हाईएस्ट स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन भी किसमें होता है, ग्राइंडिंग में होता है। अब तुम देखो ये ग्राइंडिंग, ये मान लो ये प्लेट है कोई, ठीक है, दिख रहा है ये तुम्हारा प्लेट है, ये तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील समझिए कैसा होता है, ऐसे समझ लो, टायर के ऊपर मान लो ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल करके बना हुआ है, जो वो सरफेस में जो मटेरियल उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये तुम्हारा ट्रायंगल ट्रायंगल बना। अब देखो ये समझ लो ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें ये तुम्हारा हो गया, ये इस पे तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील अटैच्ड है। देखो ये रोटेट कर रहा है। इसमें दो तरह का फीड, एक इन फीड होता है, एक क्रॉस फीड होता है। क्रॉस फीड मतलब क्या हुआ ना, कि वो जो ये तुम्हारा एक्सेस है वर्क इसका, उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट होगा। क्रॉस फीड का जो तुम्हारा क्रॉस फीड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट, मतलब समझ लो लेफ्ट और राइट ऐसे, इसका जो एक्सेस होगा उसके परपेंडिकुलर में उसका मूवमेंट होगा। जैसे मान लो ये इसका एक्सेस वर्क इसका है, तो इसका परपेंडिकुलर अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे तुम समझ लो, इसका ये एक्सेस हो गया लेंथ का, ये लेंथ हो गया, लेंथ के परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे कर दो, ये होल एक, और तो ये वर्कपीस होगा जो लेफ्ट राइट ऐसे लेफ्ट राइट मूव करेगा। क्रॉस फीड दिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो इन एक्सेल डायरेक्शन, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है व्हील का, उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा तुम्हारा टूल जो है वो मूव करेगा। मतलब क्या होगा, व्हील तुम्हारा मूव करेगा, तो उसको क्रॉस फीड बोलते हैं। इनफीड क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है और इससे डाउनवर्ड की ओर, मतलब वो डेप्थ की, एक तरह समझ लो डेप्थ की ओर, तो इनफीड उसको बोलते हैं, इन रेडियल डायरेक्शन। इन दिस टू टाइप ऑफ फीड, एक इनफीड और क्रॉस फीड। दोनों मैंने तुम्हें बता दें कि इनफीड क्या होता है और क्रॉस फीड क्या होता है, समझ में आ गया। देखो मैकेनिज्म ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ग्राइंडिंग काम कैसे करता है उसके बारे में है। तो अब मैं बताता हूँ ग्राइंडिंग काम कैसे करता है। इन ग्राइंडिंग अब्रेसिव मटेरियल आर इम्बेडेड ऑन द व्हील। मैंने तुम्हें बताया पहले कि ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, एक अब्रेसिव टाइप का मटेरियल होता है जो किस पे होता है, व्हील पे इम्बेडेड, मतलब रखा हुआ होता है ऑन द व्हील, एंड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द अब्रेसिव एक्शन। अब्रेसिव मतलब रगड़ाना, एक दूसरे से रगड़ करके वो क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। ड्यूरिंग मशीनिंग द अब्रेसिव वियर आउट, एंड when rubbing force reaches its threshold, warm out abrasive to be pulled out, and this wheel, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है तुम्हारा, एक तरह का अब्रेसिव मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील पे लगा होता है, वो क्या होता है, रब करके तुम्हारा मटेरियल वर्कपीस के रिमूव करता है। समझ में आ रहा है। अब देखो जब ये बियर आउट हो जाता है, मतलब घिस जाता है, तो क्या होता है, जब थ्रेशोल्ड किसी का एक लिमिट होता है, थ्रेशोल्ड तुम्हारा मतलब समझ गया ना, कि उसके बाद वो रब करना बंद कर देता है, तो थ्रेशोल्ड को रीच करता है, तो क्या होता है, अपने आप वार्म आउट करके वो अपने आप निकल जाता है, और उसके बाद नया अब्रेसिव ऑटोमेटिक हो जाता है, और गिविंग चांस फॉर द फ्रेश लेयर ऑफ द अब्रेसिव रिमूव मटेरियल। देखो मैंने बताया भी तुम्हें कि वो क्या करता है, अपने आप वो निकल जाता है उसका जो पार्ट अब्रेसिव है व्हील का, उसके बाद फिर से नया फ्रेश मटेरियल तुम्हारा निकल आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल ऐसा टूल यूज करके उसको शार्प नहीं करते, इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील को क्या बोलते हैं, सेल्फ शार्पिंग बिहेवियर किसमें होता है, ग्राइंडिंग में। उसके बाद रेडियल वियर, इन ग्राइंडिंग में कैसा वियर होता है, रेडियल वियर होता है, मतलब पेरिफेरल के जो वियर होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं ग्राइंडिंग रेशियो का। इससे गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेसिक, क्या ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, तुम कभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा गेट का, तुम देख लेना। ऐसे तुम्हें SSJ के लिए वो ज्यादा नहीं, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका आराम से बन जाए। क्या होता है तुम्हारा, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द व्हील। मतलब ये तुम्हारा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव, मतलब जितना हम मटेरियल टूल के थ्रू हटा है वो टोटल वॉल्यूम, उसको डिवाइड किससे करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल जितना रिमूव हुआ, ऑब्वियस सी बात है वियर आउट होगा।
जितना मटेरियल वो तुम्हारा वर्कपीस से रिमूव कर रहा है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जितना ना मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील से रिमूव हो रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील रेशियो निकलेगा। अब देखो ये तुम्हारा मान लो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील ये पूरा हो गया। सबसे पहले ये बड़ा बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा सर्किल ये ग्राइंडिंग व्हील है। अब उसके बाद वो क्या यूज करने के बाद उसका ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर फाइनल ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो आर आर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाए, फाइनल डायमीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, डी एफ इक्वल टू डी आई माइनस टू आर, डी आई नथिंग बट इनिशियल डायमीटर, आर इज द रेडियस और आर इज द रेडियल वियर तुम्हारे यहाँ पे आ गया। अब देखो डी आई तुम्हारा दिया हुआ है 200, रेडियस तुम्हारा 40 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो तुम निकाल लोगे फाइनल डायमीटर। ये सब पूछेगा, ये सब तुमसे आएगा। अब देखो ग्राइंडिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ग्राइंडिंग रेशियो इज वी एम बाई वी डब्ल्यू, मतलब वॉल्यूम जो रिमूव हुआ वर्कपीस का वो डिवाइडेड वॉल्यूम जो रिमूव हुआ ग्राइंडिंग व्हील का, दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या तुम्हारा होगा, ग्राइंडिंग रेशियो आएगा। देखो लिखा वी एम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर, मतलब जो व्हील का वियर हुआ वॉल्यूम किसको हटाने के चक्कर में, वर्कपीस को। समझ में आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ द वर्कपीस कैसे निकालेंगे, जो वर्क मटेरियल कितना रिमूव हुआ, सिंपल एल वी इंटू डी, एल इज नथिंग बट लेंथ, बी इज विड्थ और तुम्हारा क्या हुआ, डी इज नथिंग बट डायमीटर, डेप्थ। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या तुम्हारा हो जाएगा, सिंपल वी एम एल वी एच, मतलब उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब व्हील का निकालना है तो क्या तुम्हारा होगा, वी आई माइनस वी एफ, तो देखो पाई 4 डब्ल्यू जितना उसका विड्थ हुआ किसका, वर्क ग्राइंडिंग व्हील का, इंटू डी आई माइनस डी एफ स्क्वायर, सिंपल एरिया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालते हैं ना, एरिया हुआ, जितना एरिया हुआ उसको क्या करेंगे, जितना डेप्थ तक वो हटाया, तो विड्थ तुम्हारा ये तुम्हारा विड्थ हो गया किसका, टूल का, ये पाई बाई 4 इंटू डी आई माइनस जी प्लस स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब देखो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, इसका यूनिट जूल पर एम स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जूल पर एम स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला एफ सी इंटू वी बाई बी डी इंटू क्या हो तुम्हारा, ये वॉल्यूम। समझ में आएगा। देखो एफ सी कटिंग फोर्स, वी तुम्हारा हो गया पेरिफेरल स्पीड ऑफ द व्हील, मीटर पर मिनट में रखेंगे। ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, टोटल पावर डिवाइड बाई जितना क्या हुआ, हाँ जितना वॉल्यूम हुआ वो, तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी मतलब पर यूनिट कटिंग एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं, उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर एम स्क्वायर। तो पावर, ये तुम्हारा पावर हो गया पूरा कितना हो गया, एफ सी इंटू वी, मतलब कटिंग फोर्स कितना लग रहा है इंटू तुम्हारा क्या वेलोसिटी, क्या पेरिफेरल वेलोसिटी, तो इसका क्या यूनिट होता है, मीटर पर मिनट। अब नीचे वॉल्यूम बी डब्ल्यू इंटू वी, बी डी तुम्हारा क्या, विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द वर्क पीस, बी और डी मैंने बता दिया, वी टेबल स्पीड, स्मॉल वी है ये टेबल स्पीड है, ये समझ में आ गया ना, बी इंटू डी मतलब विड्थ, और ये हो गया तुम्हारा डेप्थ, और वी तुम्हारा ये स्मॉल वी है, ये क्या हो गया, टेबल स्पीड। नथिंग बट स्पेसिफिक एनर्जी इज एनर्जी जूल पर एम स्क्वायर, एफ सी इंटू वी कटिंग फोर्स, वी तुम्हारा हो गया वेलोसिटी मीटर पर मिनट में, बी डब्ल्यू बी डी इंटू वी, तो बी क्या हो गया तुम्हारा बीट हो गया, डी तुम्हारा डेप्थ हो गया, बी तुम्हारा क्या होगा, टेबल का स्पीड क्या है इसमें एम, और ये यूनिट भी ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर यूनिट रहेगा ना या तो आराम से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाए। क्या होता है यूनिट, जूल पर में एम स्क्वायर, फॉर्मूला समझ गए क्या क्या होता है, एफ सी इंटू वी बाई बी डी इंटू वी। चलो अब आगे अगर तुमसे ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ग्राइंडिंग रेशियो मात्र पूछा है, वॉल्यूम तुम्हें नहीं निकालना है, और डायमीटर डी आई आर इतना दिया हुआ, आर मतलब जितना मीटर मतलब फाइनल डायमीटर तुम कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आर होता है तो डी आई माइनस 2, और यहाँ से फाइनल डायमीटर में क्या है, वॉल्यूम द व्हील तुम्हारा वी डब्ल्यू निकालना है, तो क्या होगा पाई 4 इंटू ये क्या होगा तुम्हारा विड्थ बी हो गया, मतलब देखो 2.5 दिया हुआ है, ये 25 इंटू क्या होगा डी आई माइनस डी एफ स्क्वायर, सिंपल। तुम्हारे यहाँ से निकल गया। ग्राइंडिंग रेशियो निकालना है तुम्हें, तो कितना हो गया, वर्कपीस कितना वॉल्यूम हटा, ये वाला डिवाइड बाई वॉल्यूम तुम्हारा कितना निकाले तुम अभी, व्हील का जो वियर आउट हुआ ये हो गया डिवाइड, इतना तुम्हारा आंसर आ गया। स्पेसिफिक एनर्जी निकालने का एफ सी इंटू वी, एफ सी तुम्हारा दिया रहेगा उसमें, नहीं तो तुम आराम से निकाल लोगे, ऐसे सिंपल सीधा एफ सी दिया हुआ रहेगा, ये गेट का है ना इसलिए थोड़ा इंटू वी, वी की एनर्जी इंटू इसका विड्थ, समझ में आ गया ना। देखो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर बाई एम आर आर। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन पूछिए, मतलब स्पेसिफिक पावर, पावर ऊपर हो जाएगा, नहीं एम आर आर क्या मैंने बताया तुम्हारा, एम आर आर ये तुम्हें जब टूल का बताऊंगा मशीनिंग तो उसमें बता दूंगा एम आर क्या है, बहुत आसान है। रीजन फॉर लो एम आर आर, अब देखो
जो एमआरआर मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, मटेरियल रिमूवल रेट, कितना किस रेट से मटेरियल को रिमूव कर रहा है, किसमें से, तुम्हारा वर्कपीस से। तो इसमें ग्राइंडिंग में क्यों होता है तुम्हारा मटेरियल रिमूवल रेट लो, इसका रीजन सबसे पहले साइज इफेक्ट क्या है, मोस्ट डोमिनेंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या करता है तुम्हारा साइज इफेक्ट। सब क्या लिखेंगे, द मेजर पोर्शन ऑफ अब्रेसिव वॉल्यूम इज इम्बेडेड इन द साइड ऑफ द व्हील, मतलब मेजर पोर्शन ऑफ द abrasive wheel is embedded inside of the wheel, very small portion is actually allowed to interact with the workpiece। मतलब क्या हुआ, जो abrasive particle किसमें व्हील पे रहता है, इसमें ग्राइंडिंग व्हील पे, उसका बहुत कम ही पोर्शन एक्सपोज होता है जो कि वॉल्यूम रिमूव कर सके किससे, वर्कपीस पे। ज्यादातर पोर्शन इसका क्या रहता है, हिडन रहता है किसमें, व्हील में। इसलिए ये मेन रीजन है तुम्हारा कि तुम्हारा जो एमआरआर क्या होता है, लो होता है। इसी को बोलते हैं कि साइज इफेक्ट, ड्यू टू विच मटेरियल रिमूवल विल बी लो। ठीक है, अब देखो अगला, at the wheel work interface the temperature will be high due to which material once removed undergo welding thereby resistance the abrasive contact with the workpiece। इसमें क्या होता है, तो at the workpiece क्या इंटरफेस, अब वर्कपीस इंटरफेस क्या होता है, द टेम्परेचर विल हाई, टेम्परेचर क्या तुम्हारा बढ़ जाता है क्योंकि रबिंग हो रहा है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, मटेरियल एक बार तो रिमूव होता है लेकिन वो क्या होता है, मटेरियल रिमूव के बाद वो एक टेम्परेचर हाई होता है, इसके कारण क्या होता है, वो वेल्डिंग कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, और वो तुम्हारा फिर क्या कहता है, रेसिस्ट करता है उस चीज को, तुम्हारा समझ गया। अब देखो अगला, तब अब्रेसिव आर रेंडमली ओरिएंटेड इन ग्राइंडिंग व्हील, जो अब्रेसिव पार्टिकल होता है, अब्रेसिव जो होता है व्हील पे, वो कोई डायरेक्शन नहीं, तो वो रेंडमली होता है। ठीक है, बट ड्यू टू इट्स क्यूबिकल सेक्शन इट्स स्ट्राइक द वर्कपीस विद एलिवेटेड एंगल और फेस imparting more strength but the reducing the penetration। अब देखो इसका जो अब्रेसिव होता है कि इसमें वर्कपीस ग्राइंडिंग व्हील पे वो क्या होता है, बेसिकली रैंडमली ओरिएंटेड होता है। लेकिन क्या इसके कारण क्या होता है तुम्हारा कि इसका क्रॉस सेक्शन क्यूबिकल बनता है। क्यूबिकल बनने से क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी किसका, अब्रेसिव पार्टिकल का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम्हारा उसका एक्सपोज जो होना चाह रहा है, रे एंगल एक्सपोज जो होना चाह रहा है, वो एक्सपोजर उसको कम मिलता है किसको, अब्रेसिव को, और एंगल उसका एलिवेटेड हो, जिसके कारण क्या होता है तुम्हारा स्ट्रेंथ तो बढ़ जाता है लेकिन क्या करता है, पेनिट्रेशन तुम्हारा उसका घट जाता है। तो ये कारण तुम्हारा क्या है, लो एमआरआर का किसमें, ग्राइंडिंग व्हील में। अब देखो इन टर्निंग ग्राइंडिंग, देखो टर्निंग एमआरआर दोनों का सेम है, टर्निंग में और ग्राइंडिंग में, टर्निंग और ग्राइंडिंग में सेम है। तो क्या होगा तुम्हारा, लेकिन जो सीटी है किसका कम होगा, एमआरआर ऑफ टर्निंग लेस देन ग्राइंडिंग, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी जो है किसमें, टर्निंग में क्या होता है, कम है, और ग्राइंडिंग में तुम्हारा ज्यादा है, ड्यू टू हाई कटिंग स्पीड। क्यों, क्योंकि कटिंग स्पीड तुम्हारा हाई हो गया। और वो यहाँ पर देखो स्पेसिफिक पावर में निकल, यहाँ पर है पावर कंजम्पशन लिखा हुआ एफ टू बी, यानी वेलोसिटी का फंक्शन है। तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे कि एमआरआर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पावर दोनों का सेम है फिर भी सीटी क्या होगा, मतलब कटिंग स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन किसमें, टर्निंग कम है रिस्पेक्ट ऑफ ग्राइंडिंग में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइज इफेक्ट। क्यों, किसका साइज इफेक्ट, अब्रेसिव का। अब आगे बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे बार बार पूछता है, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो कुछ दे देगा वैल्यू, अब बताना तुम्हें कि ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो तुम ऐसे याद रखना है, अब्रेसिव होता है उसका इंपॉर्टेंट, अब्रेसिव, ग्रेन साइज, हार्डनेस, और इसको ग्रेडी बोलते हैं, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, अल्फा। ठीक है, अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, अब्रेसिव, ग्रेन साइज, और क्या होगा तुम्हारा ग्रिड साइज, दोनों नाम याद रखना। फिर उसका हार्डनेस, और क्या होगा तुम्हारा ग्रेड हो गया, सीट की मतलब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और तुम्हारा बार्क हो गया। अब देखो इसको याद करने का तरीका सिंपल, ये लाइन स्टेटमेंट याद रखना, अटैक गेट टू हैव अ सीट इन बार्क। क्या है इसका याद करने का तरीका, ट्रिक, अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क। फिर से याद रख करो, अटैक गेट इन बार्क, सॉरी अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क। समझ में, ये स्टेटमेंट याद रखना, अटैक गेट टू हैव अ सीट इन बार्क। देखो ए फॉर अटैक हो गया, अटैक, ए फॉर अब्रेसिव हो गया, ये तुम्हारा अल्फाबेट होगा, याद रखना। और अल्टरनेट चलता है, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर। तो तुम ये स्टेटमेंट याद रखो तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। क्या है, अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क।
तो ए फॉर अटैक हो गया, ए फॉर अब्रेसिव हो गया, और ए फॉर यू तुम्हारा क्या अल्फाबेट हो गया। अब देखो इसमें तो कोई टेंशन ही ना, अल्टरनेट चलेगा, अल्फाबेट है तो नंबर है, फिर अल्फाबेट है, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट है। देखो जी फॉर ग्रेन साइज और ग्रेड साइज हो गया तुम्हारा, एच फॉर हार्डनेस और ग्रेड हो गया। यहाँ पे बस तुम्हें ध्यान रखना है, एच फॉर हार्डनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। सीट में एस आता है तो एस फॉर स्ट्रक्चर हो गया। बी फॉर बॉन्ड, इन और ए टू इसको इग्नोरेट कर देना, बस स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज किया गया। जैसे क्या स्टेटमेंट है, अटैक गे टू हैव सीट इन बार्क। ए फॉर अटैक, ए फॉर अब्रेसिव, ए फॉर अल्फाबेट, यहाँ रखना, अब अल्टरनेट चलेगा। जी फॉर ग्रेन साइज और जी फॉर ग्रिड साइज, ठीक है, ये नंबर में होगा। एच फॉर हार्डनेस और फिर तुम्हारा क्या होगा, ग्रेड हो गया, और अल्फाबेट में ये रहेगा। एस फॉर सीट हो गया तो एस फॉर स्ट्रक्चर हो गया, नंबर में रहेगा। बार्क में बी फॉर बार्क हो गया तो बी फॉर बॉन्ड हो गया, और ये अल्फाबेट में। अब देखो अल्टरनेट कैसे चलेगा, ए में देखो अल्फाबेट है, अब नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं वन बाई वन कि क्या क्या कैसे कैसे याद करना है, क्या क्या यूज है उसका। जैसे अब्रेसिव का, अब्रेसिव में तुम्हारा क्या हो गया, देखो सी ए डी याद रखना, अब्रेसिव नथिंग बट सी ए डी, कैड सेंटर सबको पता होगा, कैड सेंटर होता है जो तुम्हारा डिजाइन के बारे में ये सब सिखाता है। तो तुम यहाँ से ध्यान रखना कि सी फॉर क्या होगा, सीबीएल मटेरियल और कार्बाइड, दो मटेरियल। अब्रेसिव में तीन टाइप का ही होता है, सी ए डी, सी फॉर, समझ गए, सी ए डी याद रखना तुम्हारा काम है। सी फॉर कौन सा मटेरियल, सीबीएन और कार्बाइड, इसमें दो मटेरियल आता है, सिलिकॉन कार्बाइड और बी फॉर सी। ए फॉर क्या, Al2O3, डी फॉर डायमंड। देखो दो याद रखोगी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि यही अलग है, बाकी सब सेम है, ये भी सेम है। सी ए डी तुम्हारा कैड याद रखना, किसमें अल्फा, अब्रेसिव में कितने, अब्रेसिव में क्या होता है तुम्हारा सी ए डी। सी फॉर तुम्हारा क्या होगा, सीबीएन मटेरियल और कार्बाइड। ए फॉर तुम्हारा Al2O3 तुम्हारा हो गया, डी फॉर तुम्हारा डायमंड हो गया। देखो एस सीबीएन मटेरियल नथिंग बट क्या होता है, इसको क्यूबिक बोरन नाइट्राइड बोलते हैं, इसको क्यूबिक बोरन नाइट्राइड। तो अब करते हैं क्या, पहला इसमें किस कब कब किसका यूज कर सकते हैं। अब्रेसिव तो तीन टाइप का पता लग गया, लेकिन यूज में किस कब कब यूज करेंगे, हार्ड में, सॉफ्ट में, या फिर मीडियम मटेरियल में, किस टाइप का हार्डनेस उसका है, उस पर डिपेंड करता है अब्रेसिव। तो अब देखो वेरी हार्ड मटेरियल में कौन है, सबसे ज्यादा हार्ड में तुम्हारा सीबीएन मटेरियल यूज करेंगे और डायमंड। लेकिन डायमंड इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, इसका रिप्लेसमेंट आ गया तुम्हारा सीबीएन मटेरियल। वेरी हार्ड मटेरियल तुम्हारा क्या होता है, सिरामिक्स, ग्लास और कार्बाइड। ग्लास काफी हार्ड ब्रिटल होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है ग्लास। तो वेरी हार्ड मटेरियल तुम्हारा क्या हो गया, सिरामिक्स, ग्लास और कार्बाइड। अब क्या बात करते हैं, हार्ड मटेरियल हो गया। हार्ड मटेरियल तुम्हारा क्या हो गया, एलवाई यूज करते हैं, किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का, SiC, ये याद रखना। देखो दो टाइप का बताया था मैंने, सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि मोर इफिशियंट देन द B4C, दो मटेरियल होता है इसमें, तो B4C से ज़्यादा इफिशियंट होता है, फास्टली डल होता है तुम्हारा। इसका डल जो होता है फास्टली, फिर लेस टफ होता है, टफ उतना नहीं होता है। फिर क्या होता है, डिजाइन नॉट यूज फॉर फेरस मटेरियल। एल्यूमिनियम फेरस साथ नहीं यूज करता, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। यहाँ हार्डनेस क्या होता है तुम्हारा, किसी का भी कार्बन हम डिफ्यूजन बढ़ाते हैं तो क्या होता है तुम्हारा, उसका क्या होता है, मशीनेबिलिटी घटता है, ठीक है। ये मतलब सिलिकॉन कार्बाइड और बोरन कार्बाइड, ठीक है। अब देखो दो हो गया, एल्यूमिनियम और Al2O3 तुम्हारा हो गया। Al2O3 का भी बात नहीं करते हैं अभी, तो इसी का ये बात कर रहे हैं, किसका, अब्रेसिव में सी का CAD हो, तो C4 तुम्हारा सीबीएन मटेरियल होगी, बहुत हार्ड के लिए। और तुम्हारा हार्ड मटेरियल के तुम्हारा दो टाइप का होता है, सिलिकॉन कार्बाइड B4 यू, सिलिकॉन कार्बाइड हम यूज ज़्यादा किस करते हैं, हार्ड के लिए करते हैं। देखो अब Al2O3 किसके लिए यूज करते हैं, Al3 किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली सॉफ्ट मटेरियल एंड द मीडियम मटेरियल। मीडियम मटेरियल जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रास, ब्रोंज और HSS, हाई स्पीड स्टील। कौन से यूज करते हैं, Al2O3। सिलिकॉन कार्बाइड मशीन दी मटेरियल बट डल क्विकली, सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका मशीन कर सकता है, लेकिन क्या होता है, डल बहुत जल्दी होता है, इसलिए हम कौन से यूज करते हैं, Al2O3। अब देखो, अब ये तुम्हें रीजन जानना नहीं है कि हम, बेसिकली तुम ये जान लो कि डायमंड क्यों नहीं यूज करते हैं ग्राइंडिंग में। इसका रीजन एक तो कॉस्टली होगा, दूसरा क्या होगा, कार्बन ज्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसका रिएक्शन करके वर्कपीस पे तुम्हारा कार्बन का फॉर्मेशन होता है, और तुम्हारा पता है कार्बन का फॉर्मेशन बनता है तो क्या होता है, मशीनेबिलिटी उसका घटता है, बस इसलिए नहीं यूज करते हैं। बाकी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा जब मटेरियल साइंस में पढ़ाऊंगा तब। अब देखो ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा क्या, ग्रेन साइज तुम्हारा, ये तो हो गया तुम्हारा अब्रेसिव। अब बात करते हैं ग्रेन साइज का, ग्रेन साइज, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड, इसको क्या नाम से जानता है, GSN, ग्रेन साइज नंबर। ग्रेन साइज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा तुम्हें, ग्रेन साइज नंबर, GSN, ग्रेन साइज नंबर, ठीक है। तो ग्रेन साइज क्या होता है तुम्हारा, 10 से 24 के बीच में अगर नंबर रहा, नहीं नंबर चले गए, 10 से 24 में तुम्हारा क्या होता है, कोर्स ग्रेन, मीन्स बड़ा ग्रेन, कोर्स ग्रेन। और याद रखना, ग्रेन साइज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज नंबर,
ग्रेन साइज नंबर ज़्यादा रहा है, इसका मतलब क्या, उसका ग्रेन साइज छोटा है। ग्रेन साइज नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ग्रेन साइज उसका क्या बड़ा होगा। 10 से 24 क्या होगा तुम्हारा कोर्स ग्रेन। 30 से 60 तुम्हारा क्या बोलते हैं मीडियम ग्रेन, मीडियम ग्रेन। और 80 से 180 क्या बोलते हैं फाइन ग्रेन। और 220 से 600 वेरी फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। बताइए कि 10 से 24 में कोर्स ग्रेन, उसके बाद 10 से 24 में कोर्स ग्रेन, 30 से 60 में तुम्हारा क्या होता है मीडियम ग्रेन, और 80 से 180 में तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा फाइन ग्रेन, और 220 से 260 में वेरी फाइन ग्रेन। इतना याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रेन साइज नंबर और ग्रेन साइज में क्या होता है, 10 से 24 में कोर्स ग्रेन, 30 से 60 में तुम्हारा हो गया मीडियम ग्रेन, 80 से 180 में फाइन ग्रेन, और 220 से 600 में क्या हो गया, हाँ वेरी फाइन ग्रेन। अब देखो रफ ग्राइंडिंग कौन सा यूज करेंगे हम, कोर्स ग्रेन। रफ ग्राइंडिंग क्या यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन और मीडियम ग्रेन, किसमें रफ में। लेकिन फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं, फाइन ग्रेन और वेरी फाइन ग्रेन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन तुम्हारा A27K12Y ये तुम्हारा दिया हुआ है। द लेटर के रिप्रेजेंट पूछता है ऐसे, के क्या करेगा, तो क्या तुम्हारा अटैक गेट इनहैब, ये चीज नथिंग बट हार्डनेस, तुम्हारा क्या करेगा, हार्डनेस को करेगा। हार्डनेस क्या है तुम्हारा, हार्डनेस क्या है तुम्हारा, हार्डनेस हम बेसिकली क्या है तुम्हारा, हार्डनेस को तुम ग्रेड बोलते हैं ना, हार्डनेस में ग्रेड होता है, ग्रेन और ग्रेड साइज होता है, तो किसको करते हैं, ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख लो, अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क, तो क्या कहता है हार्डनेस, इसको ग्रेड बोलते हैं। और जी फॉर ग्रेन, और ग्रेन को क्या, ग्रेन साइज को क्या बोलते हैं, ग्रेड साइज बोलते हैं। ठीक है, और अभी और तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो हार्डनेस, अगला नंबर क्या होगा तुम्हारा हार्डनेस का, और ग्रेड इसको बोलते हैं हार्डनेस। दिस रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन इट्स एब्रेसिव। हार्डनेस मतलब व्हील का हार्डनेस नहीं होता, हार्डनेस मतलब होता है कि किस एबिलिटी से तुम्हारा ग्रेन साइज एक दूसरे से क्या है, बॉन्ड उसका कैसा है, उस वो बताता है। तो हार्डनेस ऑफ द व्हील मतलब हुआ ये नहीं कि हार्डनेस ऑफ मीन्स होता है तुम्हारा ग्रेन साइज का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। द एवब ग्रेड डज नॉट रिप्रेजेंट हार्डनेस ऑफ अब्रेसिव, समझे। अब्रेसिव का वो नहीं बताता है, वो बताता है अब्रेसिव बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कितना अच्छा हो रहा है। इसमें भी 3 होता है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। हार्ड है अल्टरनेट से अल्फाबेट होगा ए से एच, आई को रास्ता याद रखना। ए से एच तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट व्हील। आई से पी मीडियम व्हील, और क्यू से जेड तुम्हारा क्या होगा, क्या हार्ड व्हील। आईपी याद रखना तुम्हारा, आईपी देखो आईपी प्लस, तो आईपी तुम्हारा मीडियम में आ गया, तो ए से एच तुम्हारा क्या होगा, सॉफ्ट व्हील। आई से पी तुम्हारा मीडियम व्हील, और क्यू से जेड तुम्हारा हार्ड व्हील। सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड कैसे करेंगे हम, यूज अ हार्ड व्हील। हार्ड मटेरियल कैसे करेंगे, सॉफ्ट व्हील से। मीडियम को मीडियम से। अब ऐसा क्यों करते हैं कि हम तुम्हारा हार्ड सॉफ्ट मटेरियल का ग्राइंडिंग हम हार्ड व्हील से करते हैं, हार्ड मटेरियल ग्राइंडिंग हम सॉफ्ट व्हील से करते हैं, और मीडियम ग्राइंडिंग व्हील का कैसे करते, मीडियम मटेरियल की ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, मटेरियल ये मीडियम का। तो इसका रीजन है, मान लो लेट कंसीडर हार्ड वर्क इज टू बी ग्राउंड बाय हार्ड व्हील, मतलब क्या हुआ, हार्ड वर्कपीस को हम हार्ड से कर रहे हैं, तो इसको एच कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका रीजन ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो इफ द व्हील इज हार्ड, रबिंग फोर्स इज हाई, abrasive wear out quickly, the wheel is hard, it not allowed to abrasive is to be pulled out। समझ में आया, देखो क्या होता है, जब हार्ड व्हील से हार्ड वर्कपीस काम करेंगे तो क्या होगा, अब्रेसिव जल्दी बियर आउट हो जाएगा, सबसे पहले बात। और तुम्हारे क्या होगा, हार्ड बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, वो क्योंकि तुम्हारा क्या नहीं होगा, अब्रेसिव उसका पुल आउट नहीं होगा, तो उसका शार्पिंग बिहेवियर नहीं आएगा, तो क्या होगा, डेल अब्रेसिव तो उसका खत्म हो गया, उसका जो शार्पनेस है। अब क्या हो रहा है, बहुत रब हो रहा है, लेकिन मटेरियल मूव नहीं कर रहा है। इसलिए देखो मोर फ्रेश लेयर ऑफ द अब्रेशन विल बी नॉट बी चेंज और द मशीनिंग, मतलब वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या उसको बोलते हैं, नहीं रब कर रहा है, बस रोटेट तो हो रहा है, रब हो रहा है, लेकिन मेटल को रिमूव मशीन नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग और ब्लंट बोलते हैं। इसी कंडीशन कोई पूछता है कि ग्लेजिंग और ब्लंट किसको बोलते हैं, तुम बता देना कि जब एच कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हार्ड वर्कपीस और हार्ड तुम्हारा क्या हो गया, व्हील, तो उसमें तुम्हारा क्या हो गया, एच हो गया कॉम्बिनेशन। अगला क्या है तुम्हारा, ड्रेसिंग। सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल यूज टू रिमूव द वार्म आउट लेयर। जो तुम्हारा वार्म अप ड्रेसिंग, इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग किसको बोलते हैं, सिंगल लेयर जो होता है, क्या सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल, जो सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल होता है उसका यूज करते हैं किसके लिए, जो वार्म अप लेयर होता है किसका, ग्राइंडिंग व्हील का, उसको हटाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। ये तुम्हारा 15 से 20 मिनट लेता है। अब एच कॉम्बिनेशन ग्लेजिंग ही ऑब्जर्व जस्ट 3 से 4 मिनट। अब देखो तुम्हारा एच कॉम्बिनेशन जब यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा 3 से 4 मिनट क्या होता है, लगता है कि इसमें ये होने में, तुम्हारा डल होने में, मतलब ग्लेजिंग होने में क्या तुम्हारा टूल को, और 15 से 20 ड्रेसिंग तो इफिशियंट तो नहीं है, तो इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं। अब देखो सच
सच लॉन्ग आइडल टाइम इज नॉट जस्टिफाइड, एच कॉम्बिनेशन विल नॉट बी प्रीफर्ड। क्यों नहीं करते ये तुम्हें पता लग गया। हम कंसीडर करते हैं सॉफ्ट वर्कपीस टू बी ग्राउंडेड यूजिंग द हार्ड व्हील। रबिंग फोर्स रेस, क्यों क्या रबिंग फोर्स तुम्हारा कम लगेगा, ब्रेसिंग वियर आउट स्लोली होगा, ग्लेजिंग विल बी ऑब्जर्व बट 3 से 4 आवर के बाद ग्लेजिंग मिलता है, जिसके कारण और ड्रेसिंग तुम्हारा है 15 से 20 मिनट के लिए, तो तुम्हारा जस्टिफाइड हो गया। अब आगे बात करते हैं सॉफ्ट व्हील और सॉफ्ट वर्कपीस, दोनों सॉफ्ट रहा तो क्या होगा, अब्रेसिव लेयर इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज एट द कंपेयर टू हार्ड व्हील अगेंस्ट सॉफ्ट व्हील, ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, समझ में आ गया कि अब्रेसिव उसका जो हार्ड व्हील का जो अब्रेसिव है उसका हम इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है। अब आगे क्या हम बात कर रहे हैं, डिफाइन टूल लाइफ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। किसी ग्राइंडिंग व्हील का टूल लाइफ क्या होता है ये भी तुम्हारा पूछता है। इट कैन डिफाइन एज द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग। टूल लाइफ ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है ना कि 2 टूल के बीच में जो ड्रेसिंग करने का टाइम लगता है उसी को बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील का लाइफ। ग्राइंडिंग व्हील का लाइफ किसको बोलते हैं, 2 वर्कपीस के बीच में जो तुम्हारा ड्रेसिंग टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टूल का ग्राइंडिंग व्हील का टूल लाइफ। तो अब ऐसा हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर में आ गया। एक्सप्लेन अबाउट द एवरेज गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव अब्रेसिव। स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होता है, एक्सप्लेन करता है किसके, 2 जो अब्रेसिव उसके बीच का गैप, वो तुम्हारा स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, डेंस एक ओपन। देखो ये डेंस है ये ओपन है। ओपन किसको बोले में, जब स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर नंबर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 8 से 16 तो ओपन होता है, और तुम्हारा क्या तुम्हारा अगला 0 से 7 में डेंस होता है। डेंस कब होगा तुम्हारा, जब स्ट्रक्चर का नंबर 0 से 7 रहेगा तो डेंस रहेगा, और जो हमारा गैप बताता है ना, अब देखो 8 से 16 रहेगा तो तुम्हारा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। एवरेज गैप डायरेक्टली प्लस टू किसका होता है, स्ट्रक्चर नंबर का। रफ ग्राइंडिंग ओपन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हम रफ ग्राइंडिंग यूज करते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा ओपन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हम फिनिश ग्राइंडिंग करते हैं तो डेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल क्या करते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, और हार्ड मटेरियल के लिए डेंस स्ट्रक्चर। अब क्यों करते हैं ऐसा, देखो सॉफ्ट मटेरियल में ओपन स्ट्रक्चर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है, इसका चिप का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, और अगर हम डेंस ओपन स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है, इजिली वो क्या होता है, फ्लो कर जाता है चिप। लेकिन जब डेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो क्या तुम्हारा हो जाएगा कि जितना जो तुम्हारा क्या है चिप है वो उसमें जाके फंस जाएगा। समझ में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। इस टर्म को लोडिंग बोलते हैं, जो फंस जा रहा है उसको लोडिंग बोलते हैं। और हार्ड वर्क पे इसमें डेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। समझ में आ गया इतना तक। अदर भी रीजन होता है लोडिंग का। लोडिंग मैंने बता दिया क्या होता है, लोडिंग का क्या होता है तुम्हारा लोडिंग का, ये वर्कपीस टू सॉफ्ट, मतलब वर्कपीस तुम्हारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तुम्हारा क्या चिप जाके फंस जाएगा किसमें, ग्राइंडिंग व्हील में। इफ आरपीएम तो ग्राइंडिंग व्हील लो, आरपीएम अगर लो रहा तो इफ कटिंग फ्लूइड इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड, कटिंग फ्लूइड अगर प्रॉपरली सप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका भी रीजन होता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं तुम्हारा किसका, तुम्हारा कटिंग फ्लूइड का। कटिंग फ्लूइड 2 होता है, तो 2 टाइप का यूज करते हैं। एक तो मिस्ट एप्लीकेशन हो गया, एक फ्लड। मिस्ट मतलब ड्रॉपली स्प्रे फॉर्म डिस्चार्ज करते हैं। फिनिशिंग मशीनिंग जब फिनिश करते हैं तब उसमें यूज करते हैं कि मिस्ट एप्लीकेशन मतलब अगर ड्रॉप में देना या फिर स्प्रे में देना। फ्लड मतलब नाम ही फ्लड से लगा, मैं बल्क में देना, तो बल्क डिस्चार्ज का रफ ग्राइंडिंग करते हैं, रफ मशीनिंग करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, फ्लड वाला। और फिनिशिंग में तुम्हारा क्या, मिस्ट वाला करते हैं। अब देखो बॉन्ड की बात, मतलब तुम्हारा लास्ट टॉपिक क्या था, कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड में तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ क्या होता है। तो कटिंग फ्लूइड की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तुम्हारा पहला होता है मिस्ट एप्लीकेशन और दूसरा फ्लड एप्लीकेशन। मिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट या फिर स्प्रे में के फॉर्म में हम यूज करते हैं। फ्लड मतलब नाम से लग रहा है ये क्या है तुम्हारा, फ्लड बहुत सारा बल्क डिस्चार्ज रफ मशीनिंग में यूज होता है। ठीक है। मिस्ट एप्लीकेशन किस में यूज होता है तुम्हारा, फिनिशिंग मशीनिंग में यूज करते हैं, और वहीं फ्लड एप्लीकेशन हम किस में यूज करते हैं, रफ मशीनिंग में यूज करते हैं। मिस्ट तुम्हारा क्या होता है, स्प्रे फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। फ्लड तुम्हारा क्या होता है, बल्क में हम डिस्चार्ज करते हैं। अगला तुम्हारा टॉपिक है क्या, बॉन्ड था ना, क्या था तुम्हारा इसका याद करने का तरीका, अटैक गेट टू हैव सीट इन बार्क। देखो यहाँ पे है अटैक्स गेट टू हैव अ सीट इन बार्क। ए फॉर अब्रेसिव, जी फॉर ग्रेन साइज और ग्रिड साइज, एच फॉर हार्डनेस और ग्रेड, एस फॉर स्ट्रक्चर, और तुम्हारा बी फॉर बॉन्ड। तो ये सबसे लास्ट है तुम्हारा बॉन्ड वाला सेक्शन। अब देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड दो, पहला टाइप क्या होता है, वेट्रीफाइड बॉन्ड। वेट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है, ये सब तुम नोट करते जाना। वेट्रीफाइड बॉन्ड क्या, वेट्रीफाइड और वेट्रियम,
क्या होता है तुम्हारा वेट्रीफाइड बॉन्ड, बेसिकली तुम्हारा ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऑप्शन में आता है, पूछता है वेट्रीफाइड किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो वेट्रीफाइड बॉन्ड तुम्हारा बेसिकली ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसको हम वी बॉन्ड ही बोलते हैं, जो कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी को रखता है। ये कौन? वेट्रीफाइड बॉन्ड। तो वेट्रीफाइड बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? वी बॉन्ड ही बोलते हैं। और ये बेसिकली ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ये क्या है? लैटिन वर्ड से आया हुआ। जो क्ले प्लस फील्ड स्टार ही उसको किसका फॉर्मेशन कैसे होता है? किसका? वेट्रीफाइड बॉन्ड का। तो फॉर्मेशन की बात करें तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन होता है क्ले प्लस फील्ड स्टार। फील्ड स्टार तो कौन से यूज करते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट। उसको हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल उसको क्विक करते हैं। हर उसका फॉर्मेशन क्या होता है? हमारा हार्ड ग्लास लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसी को हम वेट्रीफाइड बोलते हैं। दोबारा से सुन लो, वेट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? तुम्हारा एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फिर इसको वी बॉन्ड ही बोलते हैं, जो क्या होता है? हाई थर्मल स्टेबिलिटी को रखता है। फॉर्मेशन कैसे होता है? क्ले प्लस फील्ड स्टार को मिलाते हैं और उसको हीट अप करते हैं कितना तक? 1250 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर तक। उसको कूल करते हैं हम, सडनली उसको कूल करते हैं, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर में था? ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। उसी को हम वेट्रीफाइड बॉन्ड या वी बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो इसका क्या क्या है तुम्हारा स्पेसिफिकेशन, या मान लो इसका एक तरह का कैरेक्टर। वेट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज़ हाईली रिलायबल, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। यूज विद इन 2000 मीटर पर मिनट ऑफ सरफेस स्पीड। मीन्स जो तुम्हारा इसका यूज जहाँ करते हैं, इस बॉन्ड का जिस व्हील में यूज रहेगा, कटिंग व्हील में, तो उसका हम सरफेस स्पीड कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 2000 मीटर पर मिनट, उससे ज़्यादा हम सरफेस स्पीड नहीं रख सकते हैं। इट्स सो हाई रिफ्रैक्टरीज, मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर क्या विदस्टैंड, किस पे? हाई टेम्परेचर पे ये हार्डनेस को विदस्टैंड करता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। इट्स सो केमिकल इन क्या है तुम्हारा? केमिकल इंटरेस्ट टुवर्ड द कटिंग फ्लूइड, समझ गए ना? क्योंकि इसका कुछ कुछ क्या होता है तुम्हारा केमिकल इंटरेस्ट दिखाता है किसमें? टुवर्ड कटिंग फ्लूइड के में। ठीक है, अब देखो, वेट्रीफाइड बॉन्ड या वी बॉन्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द हाई स्पीड ग्राइंडिंग। इसका स्पीड देखो, अब बोलोगे 2000 मीटर पर सेकंड पर मिनट तो बहुत हाई है, लेकिन नहीं, इससे भी बहुत हाई वाला यूज होता है, व्हील में का स्पीड होता है। तो क्या बोल रहे हैं? वाई वी बॉन्ड इज नॉट यूज फॉर हाई स्पीड ग्राइंडिंग। इसका रीजन सुनो। बिकॉज एट हाई स्पीड द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विल बी हाई एंड वी बॉन्ड बीइंग हार्ड बट ब्रिटल में ब्रेक। देखो क्या कह रहा है, इसका रीजन ये होता है कि हाई स्पीड इन्फ्लुएंस क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबको पता है कि हाई रोटेशनल स्पीड है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होता है? इसका वी बॉन्ड जो बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और क्या होता है तुम्हारा? ये ब्रेक होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं इसको हाई स्पीड में। अगला तुम्हारा रबर बॉन्ड हो गया, जिसको आर बॉन्ड ही बोलते हैं। इट इज सॉफ्ट, रबर है तो रबर इज सॉफ्ट। रबर इट इज ए सॉफ्ट बॉन्ड यूज्ड फॉर मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्स व्हील, मतलब फ्लेक्सिबल व्हील को बनाने में किसका यूज करते हैं? रबर बॉन्ड का। इट ऑल्सो यूज फॉर पॉलिशिंग एंड द सेंटरलेस ग्राइंडिंग। आगे बताऊंगा ये क्या होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? पॉलिशिंग के लिए एंड सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए। स्पीड लिमिट देखो इसका 5000 मीटर पर मिनट है पेरिफेरल स्पीड इसका, और वी बॉन्ड कितना था? मात्र 2000 मीटर पर मिनट। सिलिकेट बॉन्ड क्या है तुम्हारा? लार्ज सिलिकेट बॉन्ड तुम्हारा कितना? तो लार्ज ग्रेन साइज। तो क्या होता है? जनरली मेड अप ऑफ सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट बॉन्ड से नाम से लग रहा है तुम्हारा क्या? इसका ग्रेन साइज लार्ज होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सबसे लार्ज किसका होता है? तो सिलिकेट बॉन्ड का। ठीक है, तो सिलिकेट बॉन्ड क्या होता है? मेड ऑफ सोडियम सिलिकेट, ऑल्सो नोन एज द वाटर ग्लास। सिलिकेट बॉन्ड को भी क्या बोलते हैं? हम वाटर ग्लास बोलते हैं। इट इज जनरली यूज फॉर लार्ज ग्रेन व्हील यूज फॉर शार्पिंग टूल एंड कटर। यहाँ तक समझ में आ गया? सिलिकेट बॉन्ड नाम लग रहा है तो क्या कौन से? सोडियम सिलिकेट इसमें यूज करते हैं, जिसे को क्या बोलते हैं? वाटर ग्लास बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज जनरली यूज फॉर लार्ज साइज व्हील यूज फॉर शार्पिंग टूल एंड कटर। इट शोज लेस केमिकल इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू वी बॉन्ड। बताया हुआ था पहले कि वी बॉन्ड तुम्हारा केमिकल इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन क्या तुम्हारा होता है? सिलिकेट बॉन्ड केमिकल इंटरेस्ट लेस दिखाता है एस्पेक्ट ऑफ वी बॉन्ड। अब डिफाइन ड्रोइंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस सिंगल पॉइंट, पहले मैं बता चुका, फिर से बता रहा। इट इज प्रोसेस ऑफ सिंगल पॉइंट टर्निंग टू यूज टू ब्रिंग बैक द आउटस्टेप्ड ग्राइंडिंग व्हील इनटू द प्रॉपर राउंडनेस। मतलब क्या हुआ? सिंगल क्या तो ड्रोइंग किसको बोलते हैं? जो आउटस्टेप में तुम्हारा होता है ग्राइंडिंग व्हील, उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वजह से उसको प्रॉपर राउंडनेस में लाते हैं, शेप में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रोइंग बोलते हैं। डिफाइन क्रीप फीड ग्राइंडिंग। तुम्हारा क्रीप फीड ग्राइंडिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द फीड प्रोवाइडेड टू द वर्क टेबल इज वेरी स्लो
डिफाइन क्रीप फीड ग्राइंडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस फीड प्रोवाइड टू द वर्क टेबल is very slow, but the depth of the cut is high, so as to grind the material in one pass. It is also known as single pass grinding. देखो डिफाइनिंग क्रीप फीड ग्राइंडिंग मतलब क्या हुआ? क्रीप फीड मतलब क्या होता है? जो हम वर्कपीस क्या करते हैं, हम जो हम फीड प्रोवाइड करते हैं वर्कपीस में, वो इतना करते हैं कि वो एक ही बार में जितना डेप्थ का रिक्वायर्ड है वो पूरा हो जाए, और ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें डेप्थ ऑफ कट बहुत हाई होता है। ऑल्सो नोन एज सिंगल पास ग्राइंडिंग। देखो नाम से सिंगल पास ग्राइंड मतलब एक बार में ग्राइंड हो जाना। समझ में आ गया? अब देखो क्या है तुम्हारा एक यहाँ पे क्वेश्चन तुम देख लो, ये है तुम्हारा A27K7V। अब पूछ रहा है क्या करेक्ट है? देखो ए क्या है? अटैक। ए फॉर तुम्हारा क्या? अब्रेसिव। किसके है? ए फॉर अब्रेसिव। CAD तुम्हारा क्या था? अब्रेसिव इंटर का CAD होता है तुम्हारा, ठीक है। उसका 27 अटैक गेट और ग्रीन साइड जो ग्रीन साइड, तो कितना कितना होता है ये तुम्हारा? किसके लिए होगा? यहाँ देखो ऐसे देखो 10 से 24 है। क्या है तुम्हारा? कोर्स ग्रीन यूजर है। यहाँ पे क्या है? कोर्स ग्रीन यूजर है। अब के तुम्हारा क्या है? अटैक गेट टू हैव एच फॉर के फॉर हार्डनेस। अब देखो हार्डनेस का क्या नंबर था तुम्हारा? यहाँ देखो आई से पी मीडियम होता है, क्यू से हार्ड होता है, ए से तुम्हारा सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो तुम पहले मटेरियल डिसाइड करोगे। तो अगर ए है, ए एब्रेसिव तुम्हारा है ए, तो CAD हो रहा था तुम्हारा CAD था ना जी, मैंने बताया था ना तुम्हें, मैंने बताया था ना कि CAD होता है, CAD होता है। C फॉर कार्बाइड, A फॉर एल्यूमिनियम, Al2O3 और D फॉर डायमंड। तो ये किसके लिए तुम्हारा होता है? बेसिकली तुम इससे मीडियम कर सकते हो, या फिर उसका हाई स्पीड स्टील का बेसिकली Al2O3 का तुम कर सकते हो, HSS सब का इसका कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने तुम्हें बता रखा है, ये देखो Al2O3 है। अब इसका किससे करते हैं? हार्ड मटेरियल से देखो अब्रेसिव तुम्हारा ये है, CAD है तुम्हारा, ये सीवियर मटेरियल हो गया तो वेरी हार्ड के लिए यूज करते हैं, और ये तुम्हारा हार्ड हो गया। इसमें एलॉयज होता है, इसमें क्या यूज करते हैं? Al2O3 किसके लिए? तुम्हारा सॉफ्ट मटेरियल एंड मीडियम मटेरियल के लिए यूज करते हैं। हार्ड के लिए यूज करते हैं, हार्ड के लिए तुम्हारा यूज कौन सा? सिलिकॉन कार्बाइड और B4C। तो सॉफ्ट मटेरियल क्या क्या तुम्हारा होता है? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रास, ब्रोंज, HSS हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ सही है, ये किसके लिए? HSS के लिए। अब HSS तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा सॉफ्ट मटेरियल हो गया, मीडियम मटेरियल। 27 ग्रेन ग्रिड साइज तुम्हारा किसके लिए होता है? कोर्स ग्रेन। देखियो यहाँ पे क्या 24 10 to 24 है, तो 27 तुम्हारे मीडियम के लिए। तो HS क्या होता है? तुम्हारे मीडियम में आता है, तो सही है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? के किसके लिए हो जाएगा तुम्हारा? अटैक गेट टू हैव हार्डनेस। के हार्डनेस के लिए क्या क्या यूज करते हैं? के है, तो एच से सॉफ्ट व्हील, आई से पी तुम्हारा हो गया। देखो क्या है तुम्हारा? के तुम्हारा मीडियम हो गया, इसके लिए मीडियम यूज करेंगे। इसके लिए तुम्हारा हार्डनेस क्या होना चाहिए? मीडियम के लिए तुम्हारा मीडियम होना चाहिए, तो यही गलत हो। इसको इसके क्या यूज होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा सॉफ्ट मटेरियल का सॉफ्ट मटेरियल में तुम्हारा था फिनिशिंग में यूज होता है, तो गलत हो गया यहाँ पे। अब आगे देखो, आगे सब तुम समझ में आ गया। नहीं आ रहा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा सब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। ब्रास, रफ और ग्राइंड। अब देखो ये सब तो आगे मैं बताऊंगा तुम्हें। ये इसका थ्योरी क्वेश्चन वाला पार्ट मिसिंग है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। सब जब क्वेश्चन लगेगा ना सब समझ में आ जाएगा। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होता है? यहाँ पे मैंने पीछे बताया था कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग कहाँ यूज होता है तुम्हारा? रबर वाले में। तो आगे बताने के लिए देखो रबर वाले में था ना सेंटरलेस ग्राइंडिंग का पॉलिसी में यूज करते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इसमें मतलब क्या हुआ? नो फिक्स्ड सेंटर प्रोवाइड है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग बेसिकली तुम्हारा क्या होता है? कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। किसका किसका किसका? ग्राइंडिंग व्हील का। दो ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये वर्क पीस हो गया, ये रेगुलेटिंग व्हील हो। 3 टाइप का डायग्राम यहाँ देख लो। ये तुम्हारा वर्क पीस हो गया जो कि रेस्ट में रहता है, वर्क पीस रेस्ट ब्लेड। वर्क पीस तुम्हारा रेस्ट में है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये सॉरी ये वर्क रेस्ट ब्लेड है, मतलब इस पे ये तुम्हारे बीच में वर्क पीस हो जाता है। दोनों तरफ एक ग्राइंडिंग व्हील एक रेगुलेटिंग व्हील होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? वर्क रेस्ट ब्लेड। इस पे तुम्हारा वर्क पीस रेस्ट करता है। अब ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया। अब देखो रेगुलेटिंग व्हील मतलब क्या हुआ? ये वर्क पीस को रेगुलेट कौन करेगा? तुम्हारा रेगुलेटिंग व्हील। ये तुम्हारा ग्राइंड करेगा ग्राइंडिंग व्हील। ये भी आर बॉन्ड का मतलब रबर बॉन्ड का बना होता है। अब देखो ये एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग दो तरह का होता है, एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक है। देखो नो फिक्स सेंटर प्रोवाइड है। सेंटरलेस से नाम से लग रहा है कि इसका सेंटर प्रोवाइड नहीं होगा फिक्स।
नो सेपरेटिंग मोशन अटैचमेंट प्रोवाइडेड टू द वर्क पीस, मतलब नो सेपरेटिंग मोशन अटैचमेंट टू द नो सेपरेटिंग मोशन अटैच प्रोवाइड टू वर्क, मतलब वर्क के साथ कोई अलग नहीं होता है मोशन के लिए कोई अटैचमेंट। इसके साथ वही ग्राइंडिंग व्हील और वर्क पीस दो ही होता है, अलग से कोई वर्क पीस का मोशन नहीं दिया जाता है। टू प्रोवाइड फीड मोशन एंड रोटेटिंग मोशन टू वर्क पीस, फीड कैसे हम देते हैं इसमें, रोटेटिंग मोशन के हिसाब से। टू पोजिशन वर्क पीस अगेंस्ट ग्राइंडिंग व्हील, सेंटर व्हील इज रबर बॉन्ड एंड अप्लाइड लेटरल प्रेशर ऑन द वर्क पीस। देखो यहाँ पे टू प्रोवाइड फीड मोशन एंड रोटेशन मोशन टू वर्क पीस, टू पोजिशन वर्क पीस अगेंस्ट ग्राइंडिंग व्हील, टू पोजिशन वर्क पीस अगेंस्ट ग्राइंडिंग व्हील, कंट्रोल व्हील इज रबर बॉन्ड एंड अप्लाइड लेटरल प्रेशर ऑन द, समझ में आ रहा है ना सब क्या क्या कह रहा है, देखो सोल्यूशन में बता दूँ। फिक्स सेंटर इसमें प्रोवाइड, नाम से ही लग रहा है। नो सेपरेटिंग, इसमें कोई सेपरेटिंग मोशन वर्क पीस साथ तुम्हारा अटैच नहीं होता है। इसके साथ जो मोशन होता है वो ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटर व्हील के थ्रू जो मोशन मिलता है वही मोशन होता है। अब इसमें क्या, टू प्रोवाइड मोशन एंड रोटेशन मोशन, अब वर्क पीस के लिए फीड मोशन और रोटेशन मोशन के लिए बारे में बात पूछ रहा है, कैसे हम देते हैं वर्क पीस। देखो टू पोजिशन वर्क पीस अगेंस्ट ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट में क्या करते हैं, तुम्हारा वर्क पीस को पोजिशन करते हैं। कंट्रोल व्हील इज रबर बॉन्ड एंड अप्लाइड लेटरल प्रेस ऑन द वर्क पीस, कंट्रोल व्हील और ये रेगुलेटरिंग व्हील दोनों सेम होता है। जो क्या करता है तुम्हारा रबर बॉन्ड का बना होता है वो अप्लाई करता है प्रेशर, लेटरल प्रेशर किस पे, वर्क पीस पे। उसके बाद क्या अगला क्या होता है तुम्हारा, बोथ रेगुलेटरिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग व्हील रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, याद रखना। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो होता है एक्सटर्नल सेंटर ईसीजी, मतलब एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, उसमें क्या होता है, बोथ वर्क पीस, बोथ रेगुलेटिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग व्हील रोटेटिंग, नहीं बोथ वर्क पीस क्या, बोथ रेगुलेटरिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग व्हील रोटेट इन सेम डायरेक्शन एंड वर्क पीस ऑलवेज रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट है। सेंटर्स ग्राइंडिंग में जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है तुम्हारा, बोथ वर्क पीस एंड रेगुलेटरिंग व्हील are rotate in same direction but workpiece always rotate in opposite direction to grinding wheel and regulating wheel, ये important याद है। अब देखो इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, देखो ये तुम्हारा सेंट्रल व्हील हो गया, ये भी तुम्हारा व्हील हो गया, सपोर्ट रोल कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेशर रोल करता है। उसमें तो दो ही रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील होता है, लेकिन इसमें देखो सेंट्रलेस, ये तुम्हारा कंट्रोल व्हील हो गया एक, ये तुम्हारा हो गया सपोर्ट रोल, ये तुम्हारा प्रेशर रोल। अब देखो ये तुम्हारा क्या होता है, ट्यूबुलर वर्क पीस, मतलब ट्यूबुलर वर्क पीस है, ये अंदर तुम्हारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, इंटरनल सेंट्रल ग्राइंडिंग, मतलब ग्राइंडिंग व्हील अंदर होगा, ये हो गया तुम्हारा ट्यूबुलर वर्क पीस, ट्यूब के फॉर्म में तुम्हारा वर्क पीस है। देखो इसमें इन इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल व्हील प्रेशर रोल एंड सपोर्ट रोल विल बी सेम। इसमें क्या था तुम्हारा, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो एक्सटर्नल सेंट्रल ग्राइंडिंग उसके क्या था तुम्हारा, रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील दोनों सेम डायरेक्शन। देखो वर्क पीस हमेशा अपोजिट करेगा, बाकी जितना व्हील है याद रखना है, जितना व्हील है तो वर्क पीस सब व्हील के अपोजिट रोटेट करेगा हमेशा। देखो इसमें वही कर रहा है, इन इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग व्हील द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल व्हील प्रेशर रोल एंड सपोर्ट रोल विल बी सेम, लोडिंग अनलोडिंग टाइम इज वेरी लेस बट इनिशियल सेटअप टाइम इज वेरी हाई। इसमें जो तुम्हारा लोडिंग अनलोडिंग टाइम होता है इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इनिशियल सेटअप जो होता है बहुत ज़्यादा लेता है ये टाइम। प्रोडक्टिविटी इज हाई, इसका प्रोडक्टिविटी किसके रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग के रिस्पेक्ट में हाई होता है। इंप्रूव डायमेंशनल टॉलरेंस को क्या होता है, बढ़ाता है। नॉट यूज्ड फॉर लार्ज फ्लैट वर्क पीस, इसमें क्या लार्ज फ्लैट वर्क पीस के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड। देखो लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, अब नॉन ट्रेडिशनल क्यों आया, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड का कुछ तो लिमिट होगा तभी तो आया ना तुम्हारा ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड। क्या है, द टूल एंड वर्कपीस मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब टूल और वर्कपीस तुम्हारा जरूर है, तुम्हारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट में होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मशीन वेरी हार्ड मटेरियल को मशीन करने में ट्रेडिशनल से क्या होता है तुम्हारा डिफिकल्ट होता है। टूल वियर इज ऑल्सो टूल का जो वियर होता है वो भी तुम्हारे कंसर्न होता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात टूल तुम्हारा वियर होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मशीन वेरी सॉफ्ट मटेरियल ड्यू टू क्लॉगिंग पहले से बताया, क्लॉगिंग में से होता है फंस जाना, मतलब क्या होता है तुम्हारा सॉफ्ट मटेरियल का जो चिप निकलता है वो टूल में फंस जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस होल ऑन द हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ट्रेडिशनल में क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसके कारण तुम्हारा ये होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो हार्ड ब्रिटल मटेरियल में होल कर सकें। इट इज़ डिफिकल्ट टू मशीन कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कंटूर मीन्स क्या हुआ तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर उसमें तुम्हारा बहुत मुश्किल है कि उसको मशीन करना। जैसे देखो ये कोई ऐसा पाइप है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ हटाना है तो डायरेक्ट ट्रेडिशनल मेथड मुश्किल ना मुश्किल है बहुत। अब क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल वाले मेथड में क्या करेंगे कि कोई रे रहेगा, यहाँ से हम निकालेंगे इसको, ये जाएगा और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर, यहाँ से ग्लास मटेरियल कोई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और जाके यहाँ पे पड़ेगा और ये मेल्ट कर देगा, हम उसे निकाल सकते हैं। अब देखो ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला टेबल, ये टेबल तुम अच्छे से रट लेना। बहुत दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दो क्वेश्चन इससे सिर्फ पूछते हैं टेबल से। देखो मेथड है यहाँ पे, मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, सोर्स उसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है, मेथड है रो में कॉलम में, पहला कॉलम मेथड है, दूसरा कॉलम में मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से होता है, थर्ड में तुम्हारा सोर्स है, फोर्थ में तुम्हारा क्या एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं इसका मेथड का। पहला मेथड मैकेनिकल से, मैकेनिकल मेथड है तो उसमें मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, सीयर हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ठीक है। सोर्स क्या होता है तुम्हारा, टूल वर्क मोशन या पार्टिकल मोशन और फ्लूइड मोशन, समझ में आ गया। मैकेनिकल मेथड में क्या है तुम्हारा, सीयर और इरोजन दो ही टाइप का होता है, या तो रगड़ेगा या फिर इरोजन, मतलब जैसे मान लो तुम्हारा कोई पार्टिकल जाके टकराएगा, इरोजन। सोर्स क्या क्या, टूल वर्क मोशन हो जाएगा और पार्टिकल मोशन या फिर फ्लूइड मोशन होता है, किसमें, इरोजन में। देखो इसका एग्जांपल क्या है, टूल वर्क मोशन का, जिसमें सीयर एनी कन्वेंशनल मेथड, कोई भी कन्वेंशनल मेथड जो तुम्हारा है वो क्या है, टूल वर्क मोशन है तुम्हारा, पार्टिकल मोशन फ्लूइड में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, सब मैं आगे बताऊँ क्या क्या होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या है तुम्हारा अल्ट्रा जेट मशीनिंग, फिर वाटर जेट मशीनिंग। अगला तुम्हारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, साफ लग रहा है, आयनिक डिसोल्यूशन होगा तुम्हारा, क्या होगा, आयनिक डिसोल्यूशन। सोर्स क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा तभी तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रो यहाँ से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा तुम्हारा इसका सोर्स इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल से तुम्हारा आयनिक डिसोल्यूशन होगा। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसी में तुम्हारा हो गया। केमिकल मेथड क्या है, कोरोजन से तुम्हारा हटेगा केमिकल मेथड, कोरोजन एजेंट इसमें यूज करते हैं। एग्जांपल तुम्हारा क्या होगा, केमिकल मशीनिंग, CHM। थर्मल मेथड में तुम्हारा फ्यूजन होगा या वेपोराइजेशन होगा। थर्मल मेथड में तुम्हारा क्या होगा, या तो फ्यूजन होगा या फिर तुम्हारा वेपोराइजेशन होगा जिसमें, ठीक है। फिर सोर्स तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाएगा, पावरफुल रेडिएशन हो जाएगा। सोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क तुम्हारा एक हो जाएगा, पावरफुल रेडिएशन हो जाएगा दो, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड आयोनाइज्ड गैस हो जाएगा तुम्हारा। इलेक्ट्रिक का स्पार्क हो जाएगा पहला, पावरफुल रेडिएशन तुम्हारा यूज करते हैं किसमें, थर्मल मेथड में, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई टेम्परेचर, आयोनाइज्ड गैस। क्या मेथड है तुम्हारा, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन का। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इसका एग्जांपल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क का इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। पावरफुल रेडिएशन क्या है तुम्हारा, लेजर बीम मशीनिंग। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस क्या है तुम्हारा, प्लाज्मा आर्क वेंट मशीनिंग, ठीक है। तो आज के लिए ये टेबल हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल से तुम्हारा स्टार्ट होगा। ये जितना यहाँ से ये जितना है ऊपर थर्मल मेथड, ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज से, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से तुम्हारा कल से टॉपिक शुरुआत हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से। उसके बाद हम पढ़ते चले जाएंगे, जो यूज है ना वही, बाकी तो सब्जेक्ट के लिए है तो उतना तुम मत जानना। तो कल के अगली बार मैं तुम्हें सारा नॉन ट्रेडिशनल पढ़ा दूंगा, सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम बताना तुम्हें क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। एक बार और टेबल तुम देख लो पॉज करके क्या क्या होता है। आज के लिए इतने, चलो बाय।